बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू लीगल डिक्टम। आज की वीडियो में हम लॉ गेट का पास्ट पेपर सॉल्व करने वाले हैं और इसकी रीज़न ये है कि हमें एक आइडिया हो जाए कि एमसीक्यूज़ किस तरह के आते हैं और हम अपने लिए एक रोड मैप तैयार कर सकें कि हमने तैयारी किस तरह से करनी है और कैसे कैसे एमसीक्यूज़ जो हैं वो पेपर में आते हैं। सो विदाउट फर्दर ड्यू लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम देखते हैं कि लॉ गेट का सिलेबस क्या है ताकि हमें आइडिया हो सके कि हमने किस तरह से तैयारी करनी है लॉ गेट की। लॉ गेट में हमारे पास टोटल 100 एमसीक्यूज होते हैं। ये कवर करता है कॉन्स्टिट्यूशन को, ज्यूरिस्प्रूडेंस, सिविल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल लॉ, लॉ ऑफ एविडेंस एंड प्रोफेशनल एथिक्स को। फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन टोटल 20 एमसीक्यूज होते हैं जो कि कवर करता है 3 पोर्शंस को। एक तो कॉन्स्टिट्यूशन के लीडिंग केसेस, 8 लीडिंग केसेस होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, इसमें से 5 एमसीक्यूज आते हैं। दैन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 में कुछ हमें आर्टिकल्स बता दिए गए हैं, इसमें से 10 एमसीक्यूज आते हैं और इंटरनेशनल लॉ में से 5 एमसीक्यूज आते हैं और ये कवर करता है यूनाइटेड नेशन चार्टर को और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को। देन नेक्स्ट पोर्शन इज अबाउट ज्यूरिस्प्रूडेंस, इसमें से 10 एमसीक्यूज आते हैं। इंग्लिश ज्यूरिस्प्रूडेंस के लिए आप लोगों को स्टडी करनी पड़ेगी ज्यूरिस्प्रूडेंस बाय सर जॉन सॉलमेंट फॉर एलएलबी स्टूडेंट्स, और इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस के लिए आपको स्टडी करना पड़ेगा इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस बाय प्रोफेसर इमरान एहसन खान न्याजी को। देन नेक्स्ट पोर्शन में हमारे पास आ जाता है सिविल प्रोसीजर कोड, इसमें 20 एमसीक्यूज होते हैं जिसमें से 10 सेक्शंस में से 10 ऑर्डर्स में से, और ये भी हमारे पास हमें सेक्शंस भी बता दिए गए हैं और ऑर्डर्स भी बता दिए गए हैं। नेक्स्ट पोर्शन है क्रिमिनल लॉ का और इसमें हमारे पास पाकिस्तान पिनल कोड में से 10 एमसीक्यूज आते हैं और उसके चैप्टर्स हमें बता दिए गए हैं। एंड नेक्स्ट पोर्शन इज क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इसमें से भी हमारे पास 10 एमसीक्यूज आते हैं और इसके चैप्टर्स आपको बता दिए गए हैं। देन नेक्स्ट पोर्शन इज ऑफ लॉ ऑफ एविडेंस और लॉ ऑफ एविडेंस में से 20 एमसीक्यूज आते हैं और कानून शहादत ऑर्डर 1984 की बुक आपको रेकमेंड की गई है। लास्ट पोर्शन इज प्रोफेशनल एथिक्स, इसमें से 10 क्वेश्चंस आते हैं जो कि आपको पाकिस्तान लीगल प्रैक्टिशनर्स एंड बार काउंसिल रूल 1976 के चैप्टर नंबर 12 रूल 134 से 175 बी तक जो है वो आपको रिकमेंड किया गया। आपने इसको स्टडी करना है, उसी में से एमसीक्यूज आएंगे। जो पेपर हम सॉल्व करने वाले हैं वो रीसेंट जो लॉ गेट का टेस्ट हुआ है वो वाला है जो कि 30 जून 2024 को हुआ था। सबसे पहला जो पोर्शन हम कवर करेंगे वो कॉन्स्टिट्यूशन का है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 20 एमसीक्यूज थे जैसे कि हमने सिलेबस में डिस्कस किया और इन 20 एमसीक्यूज में से 5 केसेस थे। 10 जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 से क्वेश्चंस आएंगे और 5 जो हैं वो इंटरनेशनल लॉ के। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं केसेस के 5 एमसीक्यूज से। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, Begum Nusrat Bhutto versus Chief of Army Staff PLD 1977 Supreme Court 657 When this case was decided, who was the Chief Justice? उस वक्त जब ये केस डिसाइड हुआ था चीफ जस्टिस कौन था? ऑप्शंस हैं अनवारुल हक, दुराब पटेल, हमूदुर रहमान, याकूब अली खान। आपका क्या ख्याल है इस क्वेश्चन के बारे में, क्या आंसर हो सकता है? द राइट आंसर इज अनवारुल हक। Moving towards the next question. Question number 2. As per case Maulvi Tamizuddin Khan versus Governor General of Pakistan, PLD 1955, Federal Court 240, the President of Constituent Assembly Dash filed a writ petition in the nature of mandamus and quo warranto. Question ये पूछा गया है कि मौलवी तमीजुद्दीन खान वर्सेस गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान जो हमारे पास एक लीडिंग केस है पाकिस्तान का, उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे और वो कौन थे जिन्होंने वो रिट पेटिशंस जो है वो फाइल की थी। ऑप्शंस आर ख्वाजा नाजिमुद्दीन, मौलवी तमीजुद्दीन खान, मोहम्मद अली बोगरा एंड सिकंदर मिर्जा। इस क्वेश्चन का आंसर है मौलवी तमीजुद्दीन खान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, as per case Ms. Asma Jilani versus Government of Pakistan, PLD 1972, Supreme Court 139, the precise question before the Supreme Court was whether the High Courts had jurisdiction under Article 98 of the Dash to inquire into the validity of the detention under the Martial Law Regulations number 78 of 1971. Options हैं Constitution of Pakistan 1956,
Constitution of Pakistan 1962, Interim Constitution of Pakistan 1972, or Legal Framework Order 1970. So the correct answer is Constitution of Pakistan 1962. As per case, the State vs. Dosso and others, PLD 1958, Supreme Court 533, the decision of the case was given on the section 11 of the DESH. कौन से कानून के सेक्शन 11 के तहत ये केस डिसाइड हुआ था? ऑप्शंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1956, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898, फ्रंटियर क्राइम्स रेगुलेशन 1901 and Government of India Act 1935. So the correct answer is फ्रंटियर क्राइम्स रेगुलेशन 1901 के सेक्शन 11 के तहत स्टेट वर्सेस डोसो का केस जो है वो डिसाइड हुआ था. Then next question, question number 5, as per case Zafar Ali Shah and others versus General Pervez Musharraf, Chief Executive of Pakistan, PLD 2000, Supreme Court 869, case filed under DESH of the Constitution of Pakistan 1973. हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो हैं आर्टिकल 170, आर्टिकल 174, आर्टिकल 184 क्लॉज 3 एंड आर्टिकल 199 क्लॉज 3. कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान 1973 के कौन से आर्टिकल के तहत ये केस जो है वो फाइल्ड हुआ था? सो द करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 184 क्लॉज 3. As we solved the 5 questions from the cases of Constitution, so इससे हमें ये आइडिया हुआ कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी हमें 8 केसेस दिए हुए हैं उनको हमने अच्छे से करना है ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो ये 5 MCQ सॉल्व करने के लिए, और ये 5 के 5 MCQs हमारे सही होने चाहिए. सो हियर आई जस्ट टेल यू कि प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, ताकि अभी मैं रिसेंट में इंशाल्लाह जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के लीडिंग केसेस पे वीडियो बनाऊंगी ताकि वो आपसे मिस ना हो जाएं. अब स्टार्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 के MCQs को. तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 से 10 MCQs आते हैं और एज पर सिलेबस हमें कुछ आर्टिकल्स बता दिए गए हैं कि इसमें से ही MCQs आएंगे. तो हमने उन आर्टिकल्स के साथ स्टिक रहना है ताकि हम इन MCQs को सॉल्व कर सकें. सो लेट्स बिगिन. As per Article 2A of the Constitution of Pakistan 1973, the principles and provisions set out in the objective resolution reproduced in the annex are hereby made DESH part of the Constitution and shall have effect accordingly. Objective resolution को Constitution का कौन सा part बनाया गया था? Important, mandatory, permanent या substantive? Correct answer है substantive part of the Constitution. नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973, आर्टिकल 3 क्या कहता है? द DESH shall ensure the elimination of all forms of exploitation and the gradual fulfillment of the fundamental principles from each according to his ability to each according to his work. And options are executive, federal government, legislature या state. सो कौन इंश्योर करेगा कि किसी भी तरह की एक्सप्लॉयटेशन ना हो? सो करेक्ट आंसर इज स्टेट. नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर आर्टिकल 14(2) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973, नो पर्सन शैल बी सब्जेक्टेड टू DESH फॉर द पर्पस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग एविडेंस. ऑप्शंस आर कन्फाइनमेंट, डिटेंशन, पनिशमेंट या टॉर्चर. सो द करेक्ट आंसर इज टॉर्चर. नेक्स्ट क्वेश्चन है As per Article 23 of the Constitution of Pakistan 1973, every citizen shall have the right to acquire, hold and dispose of property in any part of Pakistan subject to DESH and any reasonable restrictions imposed by law in the public interest. And options are Act of Federal Government, Act of Provincial Government, Constitution या Law. Subject to DESH, हर एक सिटीज़न को ये राइट है कि वो कोई भी प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकता है, होल्ड कर सकता है या उसको डिस्पोज ऑफ कर सकता है. सो द करेक्ट आंसर इज कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन आपको ये राइट देता है और सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन ही आप इस राइट को एक्वायर कर सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज As per Article 55(1) of the Constitution of Pakistan 1973, subject to the Constitution, all decisions of the National Assembly shall be taken by DESH
of the members present and voting, but the person presiding shall not vote except in the case of equality of the votes. इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कि मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स. सो द नेशनल असेंबली के जितने भी केसेस हैं वो डिसाइड होते हैं मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स जो प्रेजेंट हैं और जो वोट कर रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर आर्टिकल 60 क्लॉज 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट शैल बी dash years from the day on which he enters upon his office. Options are 2, 3, 4 या 6. So the correct answer is 3 years. Next question है as per article 77 of the constitution of Pakistan 1973 no tax shall be levied for the purpose of the dash except by or under the authority of act of Majlis Shura यानी कि parliament. And options are federation, province, religion या state. कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाएगा किस पर्पस के लिए? For the purpose of federation. Next question. As per article 177 Clause 1 of the Constitution of Pakistan 1973, the Chief Justice of Pakistan and each of the other judges of Supreme Court shall be appointed by the dash in accordance with Article 175A. And the options are Chief Justice, Federal Judicial Commissioner, President या Prime Minister with Cabinet. So the correct answer is President. Next question है as per Article 185 Clause 2 of the Constitution of Pakistan 1973, an appeal shall lie to the Supreme Court from any judgment, decree, final order or sentence of a High Court if the High Court has imposed any punishment on any person for dash. And the options are blasphemy, contempt of High Court, contempt of Supreme Court and qatl amd. कौन से केस के अंदर जब हाई कोर्ट ने पनिशमेंट दी है तो वो अपील लाई कर सकती है सुप्रीम कोर्ट के अंदर? तो इसका करेक्ट आंसर है कंटेम्प्ट ऑफ हाई कोर्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है as per article 193 clause 2 subclause C of the Constitution of Pakistan 1973 a person shall not be appointed a judge of a high court unless he is a citizen of Pakistan, is not less than 45 years of age and he has for a period of not less than 10 years held a judicial office in Pakistan. And options are 5, 7, 10 and 15. इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि हाई कोर्ट के जज बनने के लिए आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए. एक तो ये बता दिया गया कि आपकी एज 45 ईयर से कम नहीं होनी चाहिए और दूसरा कितने साल के लिए उन्होंने कोई भी जुडिशियल ऑफिस होल्ड किया हो. द करेक्ट आंसर इज 10 years. अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पोर्शन की तरफ, इंटरनेशनल लॉ की तरफ. और इंटरनेशनल लॉ में हम सबसे पहले सॉल्व करने वाले हैं यूनाइटेड नेशन चार्टर के एमसीक्यूज को. सो इस पास्ट पेपर के अंदर 3 एमसीक्यूज यूनाइटेड नेशन चार्टर से उठाए गए थे और 2 एमसीक्यूज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से. तो सॉल्व करते हैं यूनाइटेड नेशन चार्टर के एमसीक्यूज को. सो द क्वेश्चन इज as per article 4 clause 2 of the United Nations Charter, the admission of any such state to membership in the United Nations will be affected by the decision of the dash upon the recommendation of the Security Council. And options are all member states, General Assembly, majority of member states, या Secretary General. So the right answer is General Assembly. Next question. As per Article 11, Clause 3 of the United Nations Charter, the General Assembly may call the attention of the Security Council to situations which are likely to endanger dash. Options are existence of a member state, group of people by genocide, international peace and security. And the correct answer is international peace and security के लिए. Next question है as per Article 27, Clause 2 of the United Nations Charter, decision of the dash on procedural matters shall be made by an affirmative vote of 7 members. And options are Executive Committee of UN, Human Rights Commission, International Court of Justice या Security Council. So the correct answer is Security Council. अब मूव करते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के एमसीक्यूज की तरफ. So the first question is as per Article 8 of the Statute of International Court of Justice, the General Assembly and the Security Council shall proceed independently of one another
to elect the members of the Desh? Options are Court, General Assembly, Human Rights Commission या Security Council. So General Assembly और Security Council किसके members को elect करेगा? Correct answer is court के. Next question is, as per Article 21, Clause 1 of the Statute of International Court of Justice, the court shall elect its president and vice president for Desh years. They may be re-elected. So International Court of Justice के president और vice president को कितने साल के लिए elect किया जाता है? Correct answer is 3 years. अब मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट पोर्शन की तरफ, जो कि है जूरिस्प्रूडेंस. और जूरिस्प्रूडेंस में हमारे पास 10 MCQs हैं और इसके 2 पोर्शंस होंगे, एक में इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस और दूसरे में इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस. लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले हम कवर करेंगे जूरिस्प्रूडेंस बाय सॉलमेंट. So the first question is, as per jurisprudence by Sir John Solomon, Desh jurisprudence is divisible into 3 branches which may be distinguished as systematic, historical and critical. And options are civil, common law, criminal या natural law. पूछा ये गया है कि कौन सी jurisprudence जो है वो divisible है 3 branches में, systematic, historical and critical. So the correct answer is civil jurisprudence. As per jurisprudence by Sir John Solomon, critical jurisprudence is commonly known as the science of Desh. तो critical jurisprudence को कहा जाता है science of. Options are legislation, natural law, philosophy of law and physical law. And the correct answer is science of legislation. Next question है, as per jurisprudence by Sir John Solomon, the administration of justice may therefore be defined as the maintenance of right within a political community by means of the physical force of the Desh. Rights को maintain किया जाएगा किसकी physical force के साथ? Options are executive authority, government, people या state. So the correct answer is state. Next question है, as per jurisprudence by Sir John Solomon, the most important branch of law of obligations is the law of Desh, which is itself divisible into 2 portions. And options are civil obligation, contract, property and specific performance. And the correct answer is contract. Next question है, as per jurisprudence by Sir John Solomon, a or an Desh may be defined as a civil wrong independent of contract for which the remedy is a common law action for damages. And options are assault, battery, defamation या tort. So the correct answer is tort. अब बढ़ते हैं इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस बाय इमरान एहसान खान नियाजी की तरफ और इस पोर्शन में भी 5 MCQs हैं. Question number 1 है, as per Islamic jurisprudence by Imran Ehsan Khan Niazi, according to Hanafis, the duty arises from an evidence or source that is definitive with respect to the authenticity of its transmission is Desh. Options are fard, mandoob, mubah या वाजिब. Correct answer है फर्द यानी कि फर्ज. नेक्स्ट क्वेश्चन है, as per Islamic jurisprudence by Imran Ehsan Khan Niazi, the had of qazf is classified as a mixture of the right of Allah and the right of individual in which the right of Desh is predominant. किसका right predominant होता है? Options are option A Allah, option B individual, option C society and option D sultan. And the correct answer is Allah. Next question है, as per Islamic jurisprudence by Imran Ehsan Khan Niazi, a Desh is a person who possesses legal capacity whether he acts directly or through delegated authority. And options are mujtahid, mujtahid mutlaq, mukallad या mukallaf. And the correct answer is mukallaf. Next question है, as per Islamic jurisprudence by Imran Ehsan Khan Niazi, Desh is defined as the ability of a human being to acquire rights and obligations. Options are Ahliyat al-Ada, Ahliyat al-Muqayyad, Ahliyat al-Mutlaq, Ahliyat al-Wujub. So the correct answer is Ahliyat al-Wujub. Next question है, as per Islamic jurisprudence by Imran Ehsan Khan Niazi, technically Desh means the presumption of continuance of an earlier rule or its continued absence. Options are istakrar, istihsan, istishab या urf. And the correct answer to this question is istishab.
अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पोर्शन की तरफ जो कि है सिविल प्रोसीजर कोड 1908 और ये पोर्शन कवर करता है 20 MCQs को, जिसमें से 10 MCQs सेक्शंस में से लिए जाते हैं एंड 10 MCQs ऑर्डर्स में से लिए जाते हैं. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, एज पर एक्सप्लेनेशन ऑफ सेक्शन 2 clause 2 of civil procedure code 1908, a or an dash is preliminary when further proceedings have to be taken before the suit can be completely disposed of. So the options are decree, judgment, order या ruling. So the correct answer is decree. Next question है, as per section 2 clause 6 of civil procedure code 1908, foreign judgment means the judgment of dash. Options are courts outside from Pakistan, foreign court, courts outside jurisdiction of Supreme Court या court outside jurisdiction of High Court. तो foreign judgment किसकी हो सकती है? Of course, judgment of a foreign court. Next question है, as per section 2 clause 10 of the Civil Procedure Code 1908, dash means any person against whom a decree has been passed or an order capable of execution has been made. Options are decree holder, judgment debtor, जजमेंट होल्डर या रिस्पोंडेंट. जिस पर्सन के फेवर में होती है उसे हम कहते हैं डिक्री होल्डर और जिस पर्सन के अगेंस्ट पास होती है तो उसे हम कहते हैं जजमेंट डेटर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 15 ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड 1908, pleader means any person entitled to appear and plead for another in the court and includes an advocate, a vakil and an attorney of a dash court. So the options are district, federal, high or supreme. So the correct answer is high court. Next question is, as per section 9 of Civil Procedure Code 1908, the courts shall, subject to provisions herein contained, have jurisdiction to try all suits of a dash nature excepting suits of which their cognizance is either expressly or impliedly barred. Options are civil, contractual, family या judicial. Its correct answer is civil nature. Next question is, as per section 16 clause F of Civil Procedure Code 1908, subject to the pecuniary or other limitations prescribed by any law, suits for the recovery of dash property actually under restraint or attachment shall be instituted in the court within the local limits of whose jurisdiction the property is situated. Options are immovable, intellectual, movable या tangible. Correct answer is movable property. Next question is, as per explanation of section 20 of Civil Procedure Code 1908, where a person has permanent dwelling at one place and also a temporary residence at another place, he shall be deemed to reside at both places in respect of action arising at the place where he has such dash. Options are परमानेंट रेजिडेंस, प्लेस ऑफ बिजनेस, प्लेस ऑफ सर्विसेज या टेम्पररी रेजिडेंस. एक पर्सन है, उसके पास दो रिहाइश गाह हैं, एक उसकी परमानेंट और एक जहाँ पे वो टेम्पररी रहता है फॉर पर्पस ऑफ वर्क या किसी भी काम के लिए. तो ये कंसिडर किया जाएगा कि वो दोनों जगह पर रिसाइड करता है, दोनों जगह पर रहता है अगर कोई भी एक्शन अगर अराइज होता है उस प्लेस पे जहाँ उसकी देश है, टेम्पररी रेजिडेंस है. Next question है, as per section 47 clause 3 of the Civil Procedure Code 1908, where a dash arises as to whether any person is or not representative of a party, such dash shall for the purposes of this section be determined by the court. इसका correct answer है question arises. Next question है, as per section 75 clause D of the Civil Procedure Code 1908, subject to such conditions and limitations as may be prescribed, the dash may issue a commission to make partition. Options are court, district court, high court या revenue court. Answer है court. Court may issue a commission. So next question है, as per section 151 of the Civil Procedure Code 1908, nothing in this code shall be deemed to limit or otherwise affect the inherent power of the court to be exercised after dash to make such orders
as may be necessary for the ends of justice or to prevent abuse of the process of the court. And options are recording evidence in writing, recording reasons in writing, recording statements of partners, recording statements of witnesses. So the correct answer is recording reasons in writing. Next question is, as per Order 1, Rule 5 of Civil Procedure Code 1908, it dash be necessary that every defendant shall be interested as to all the reliefs claimed in any suit against him. And options are may not, shall या shall not. So the correct answer is it shall not be necessary. ये ज़रूरी नहीं. Next question is, as per Order 6, Rule 3 of Civil Procedure Code 1908, the forms in Appendix A, when applicable and where they are not applicable, forms of like character as nearly as may be shall be used for dash. किसके लिए यूज होंगे? All plaints के लिए, all pleadings के लिए, all written statements के लिए या supplemental proceedings के लिए. So the correct answer is all pleadings. Next question है, as per Order 6, Rule 15, Clause 3 of Civil Procedure Code, the verification shall be signed by dash and shall state the date on which and the place at which it was signed. Options are notary public, oath commissioner, presiding officer, the person making it. तो वेरिफिकेशन को साइन कौन करेगा? The person making it, जो person उसको बना रहा है. Next question is, as per Order 7, Rule 1, Clause H of the Civil Procedure Code 1908, the plaint shall contain the following particulars where the plaintiff has allowed or in dash or relinquished a portion of his claim, the amount so allowed or relinquished. Options are alteration, change, set off या verification. Plaintiff को allow किया जाएगा किस चीज के लिए? Set off के लिए. Next question है, as per Order 8, Rule 7 of the Civil Procedure Code 1908, where the dash relies upon several distinct grounds of defense or set off founded upon separate and distinct facts, they shall be stated as far as may be separately and distinctly. Options are defendant, legal representative, parties या plaintiff. Rely करता है different grounds के ऊपर. किस चीज के? डिफेंस के ग्राउंड. तो डिफेंस कौन देता है? ऑफ कोर्स डिफेंडेंट. द करेक्ट आंसर इज डिफेंडेंट रिलाइज अपॉन सेवरल डिस्टिंक्ट ग्राउंड्स ऑफ डिफेंस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, as per Order 8, Rule 10 of Civil Procedure Code 1908, where any party from whom a written statement is so required fails to present the same within dash, the court may pronounce judgment against him or make such order in relation to the suit as it thinks fit. Options are 30 days, 15 days, 60 days या time fixed by the court. वो पार्टी जिसने written statement present करनी है कोर्ट के अंदर और वो फेल हो जाती है इसको डैश डेज के अंदर देने के लिए. कितने डेज के अंदर? टाइम फिक्स्ड बाय द कोर्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर ऑर्डर 9 रूल 3 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड 1908, वेयर डैश अपीयर्स when the suit is called on for hearing, the court may make an order that the suit be dismissed. जब hearing के लिए बुलाया जाता है और डैश अपीयर होते हैं तो कोर्ट जो है वो ऑर्डर दे सकती है सूट फॉर डिसमिसल. तो कौन? वेयर नाइदर पार्टी. जब दोनों पार्टीज अपीयर ही नहीं होंगी तो कोर्ट क्या ऑर्डर देगा? सूट फॉर डिसमिसल. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर ऑर्डर 39 रूल 7 Clause 1, Subclause D of the Civil Procedure Code 1908, the court may, on the application of any party to a suit and on such terms as it thinks fit, make an order for the detention, preservation or inspection of any dash which is the subject matter of such suit or as to which any question may arise therein. So options are document, immovable property, movable property या property. कोर्ट किसी भी पार्टी की एप्लीकेशन पर या जब कोर्ट को लगे कि ये ठीक है ऑर्डर कर सकती है किसी भी देश की डिटेंशन के लिए, उसको प्रिजर्व करने के लिए, उसको इंस्पेक्ट करने के लिए. करेक्ट आंसर इज प्रॉपर्टी. किसी भी प्रॉपर्टी के लिए, आइदर वो मूवेबल हो या इमूवेबल हो, कोई भी प्रॉपर्टी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर ऑर्डर 41 रूल 3 क्लॉज 2 ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड 1908, वेयर द कोर्ट रिजेक्ट्स एनी डैश, it shall record the reasons for such rejection.
जब कोर्ट किसी भी देश को रिजेक्ट करती है तो कोर्ट उस रिजेक्शन की रीजंस देगी। तो ऑप्शंस आर अपील, एप्लीकेशन, मेमोरेंडम या रिव्यू एंड द करेक्ट आंसर इज मेमोरेंडम। जब भी कोर्ट किसी भी मेमोरेंडम को रिजेक्ट करेगी तो वो उसके साथ उसकी रीजंस भी देगी रिजेक्शन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर ऑर्डर 41 रूल 17 क्लॉज 2 ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड 1908 where the applicant appears and the respondent does not appear, the appeal shall be dash. Options are accepted, adjourned, dismissed या heard ex parte। जब अपीलेंट हाजिर होता है जिसने अपील की है और रिस्पोंडेंट जिसके खिलाफ अपील हुई है वो नहीं अपीयर होता तो अपील के साथ क्या किया जाएगा? अपील शैल बी हर्ड एक्स पार्टी।